2019 में जस्टिस काजी फायज ईसा फैमिली की लंदन में 3 प्रॉपर्टी सामने आती हैं जो उन्होंने कभी टैक्स डॉक्यूमेंट्स में डिक्लेयर नहीं की थी। खबर यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सदारती रेफरेंस जस्टिस काजी फायज ईसा और सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस के आगा के खिलाफ अदालती ज़ाब्ता इखलाक के मुबैना इल्जामात पर शिकायत। उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि ये प्रॉपर्टीज आपने कैसे खरीदी, कितने पैसों में खरीदी, आपके पास पैसे कहाँ से आए, लेकिन वो क्या कहते हैं कि सवाल गंदम और जवाब चना। तो हमने कहा मेरिट में तो कई सब बातें आएंगी, तो वी शुड अटैक आईएस, तो वी शुड अटैक आईएस। काजी फायज ईसा के ऊपर केस क्या था और क्या वो कोर्ट में सारे सबूत दे पाए कि नहीं दे पाए, ये जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर किसी ने जस्टिस फायज ईसा या जनरल मुनीर की एक्सटेंशन की बात की तो फिर जस्टिस काजी फायज ईसा की 3 प्रॉपर्टी सामने आई। वो पहली प्रॉपर्टी थी ऑकडेल रोड लंदन, दूसरी प्रॉपर्टी थी एडलेड रोड लंदन और तीसरी थी कैंडल स्ट्रीट लंदन। अब लंदन तो वैसे ही मशहूर है पूरी दुनिया में महंगी प्रॉपर्टीज की वजह से, लेकिन ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है कैंडल रोड लंदन वाली, ये बहुत ज्यादा पोश एरिया है लंदन का। यहाँ पर प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा महंगी होती हैं। मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ के मशहूर जमाना अरबों रुपए के एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, वो भी यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर हैं। यानी कि हाइडे पार्क के इर्द गिर्द ये सारा एरिया बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो काजी फायज ईसा फैमिली की इन प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक मई 2019 में उस वक्त के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हिदायत पर एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आप जजेस का ही एक अदारा समझ लीजिए जो दूसरे जजेस के मुतालिक मिसकंडक्ट या अलेज करप्शन के केसेस को सुनता है और फिर फैसला सुनाता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 3 सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं पाकिस्तान की हाई कोर्ट से। उस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस जस्टिस आसिफ खोसा, जस्टिस गुजार और जस्टिस अजमत सईद थे। इन तीनों जजेस ने पनामा केसेस में नवाज शरीफ के खिलाफ जुडिशल इंक्वायरी स्टार्ट करवाई थी। सारे सबूत मिलने के बाद नवाज शरीफ को सजा भी हुई थी। जस्टिस काजी फायज ने उस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इन जजेस से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खुद ही एक पिटीशन दायर कर दी। काजी फायज ईसा की पिटीशन को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस का बेंच बना। फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में एडमिट किया कि हाँ, लंदन में उनकी बीवी सरीना ईसा और बच्चों के नाम पर 3 प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन काजी फायज ईसा ने ना ही तो उन प्रॉपर्टीज को खरीदने के लिए कोई पैसा अदा किया है और ना ही उस बैंक अकाउंट से कोई ताल्लुक है जिसके जरिए पैसे पाकिस्तान से इंग्लैंड ट्रांसफर होते थे। तो इसलिए ये केस उनके खिलाफ गलत है, केस खारिज किया जाए। और काजी फायज ईसा ने यह भी बयान दिया कि चूंकि उन्होंने 2017 फैजाबाद धरना केस में एक इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड के खिलाफ फैसला दिया था, तो ये आज का केस उनके खिलाफ एक इंतकामी कार्रवाई है, इसलिए इस केस को ख़त्म किया जाए, ये केस उन पर नहीं बनता। अब काजी फायज ईसा की ये दोनों बातें आपने याद रखनी है क्योंकि असल में इनकी हकीकत क्या है ये वीडियो में आपको आगे जाके पता लगेगा। कोर्ट में मुख्तलिफ पेशियों के दौरान सवाल जवाब होते रहे और आखिर 19 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस ने एक शॉर्ट ऑर्डर जारी किया और उसमें मेजॉरिटी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मना कर दिया कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करें। इस बात पर वैसे जस्टिस काजी फायज ईसा काफ़ी खुश थे, लेकिन उनकी खुशी जल्दी ही उदासी में तब्दील हो गई जब उन्हीं 10 जजेस में से 7 जजेस ने ये ऑर्डर भी दिया कि FBI जस्टिस काजी फायज ईसा की बेगम सरीना ईसा और उनके बच्चों से सारी तफसील पता करें कि प्रॉपर्टी कैसे ख़रीदी, पैसे कहाँ से आए और वो पाकिस्तान से लंदन कैसे ट्रांसफ़र किए गए और इस बात का ताल्लुक जस्टिस काजी फायज ईसा से है कि नहीं है कि क्या उन्होंने कोई मदद फराहम की थी इन प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए। और FBI की इंक्वायरी से असल कहानी स्टार्ट होती है। आपने बस इस नाम को याद रखना है, जस्टिस काजी फायज ईसा की बेगम सरीना ईसा। सरीना ईसा ने पहली प्रॉपर्टी लंदन में 2004 में खरीदी और आखिरी प्रॉपर्टी 2013 में खरीदी। टोटल कीमत उन्होंने 7,51,000 पाउंड बताई इन सभी प्रॉपर्टीज़ की। शुरू में FBI की इंक्वायरी के दौरान सरीना ईसा मुख्तलिफ बयान दिया करती थी, बल्कि अपने बयान बदल भी लिया करती थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि इन प्रॉपर्टीज़ में उनके बच्चे भी शेयर होल्डर्स हैं क्योंकि बच्चों ने स्टडी इंग्लैंड में की हुई है और उसके बाद वो अच्छे पैसे कमाते हैं, लेकिन FBI ने FIA और दूसरे इदारों की मदद से ऑलरेडी इंक्वायरी करके रखी हुई थी। बहुत सारी तफ्तीश, बहुत सारी छानबीन उन्होंने ऑलरेडी की हुई थी। जब FBI ने बताया कि मैडम आपने जब प्रॉपर्टी ख़रीदना स्टार्ट की तो उस वक्त तो आपके बच्चे स्टडी कर रहे थे,
और उनकी स्टडी के पैसे पाकिस्तान से इंग्लैंड ट्रांसफ़र किए जाते थे। तो बच्चों ने प्रॉपर्टी के शेयर ख़रीदने के लिए लाखों पाउंड्स कैसे कमाए और कहाँ से कमाए? तो फिर सरीना ईसा ने तस्लीम किया कि नहीं, प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने के लिए सारे के सारे पैसे पाकिस्तान से इंग्लैंड ट्रांसफ़र किए गए थे। सरीना ईसा ने जवाब दिया कि वो कराची में एक अमेरिकन स्कूल में टीचर थी, वहाँ से वो पैसे कमाती थी, उनकी सैलरी अच्छी थी। उसके अलावा कराची में उन्होंने 2 प्रॉपर्टीज़ भी सेल की थी, या उनकी कुछ एग्रीकल्चर लैंड भी है जिससे किराया वगैरह आता है। तो ये सारे पैसे जमा कर उन्होंने पाकिस्तान से इंग्लैंड ट्रांसफ़र किए थे इन प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदने के लिए, और पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे कराची में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की ब्रांच से। और आखिर में उनका बयान ये था कि सारे पैसे उन्होंने खुद ट्रांसफ़र किए, काजी फायज़ ईसा का कुछ भी लेना देना नहीं। लेकिन इन सारे इनकम सोर्स से ये साबित अभी तक नहीं हुआ था कि सरीना ईसा के पास 7,51,000 पाउंड्स थे जो उन्होंने पाकिस्तान से इंग्लैंड ट्रांसफ़र किए इन प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदने के लिए। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि FBI ने ऑलरेडी कुछ ना कुछ इंक्वायरी करके रखी हुई थी। उन्होंने सरीना ईसा के सामने 24 ट्रांजैक्शंस रखी जो उन्होंने 2003 से लेकर 13 तक की, और हर बार ट्रांजैक्शंस पर तफसील यही लिखी थी कि पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं बच्चों की तालीम के लिए और डेली टू डेली एक्सपेंसेस के लिए। तो 2013 तक बच्चों की स्टडी और डेली लाइफ के लिए पैसे तो पाकिस्तान से जा रहे थे। तो प्रॉपर्टी खरीदने के पैसे सरीना ईसा ने कब ट्रांसफ़र किए थे और कहाँ से ट्रांसफ़र किए थे, ये एक बड़ा सवाल था। और दूसरा सवाल ये था कि अगर मान लिया जाए ये सारे पैसे बच्चों की तालीम और डेली लाइफ के नाम पर इंग्लैंड भेजे जा रहे हैं और इन पैसों से बाद में प्रॉपर्टी खरीदी गई है, तो फिर ये गलत बयानी थी उस वक्त पाकिस्तान के स्टेट बैंक में या डिफरेंट बैंकिंग्स में कि पैसे सेंड किए जा रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, लेकिन उनको मकसद कुछ और दिखाया जा रहा है। तीसरा पॉइंट उसमें इंपॉर्टेंट ये था कि सरीना ईसा ने 7,37,530 पाउंड्स और 17,966 US डॉलर्स इंग्लैंड ट्रांसफ़र किए बच्चों की स्टडी और डेली लाइफ एक्सपेंसेस के मद में। इसके अलावा तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए मज़ीद इन्वेस्ट किए गए इन प्रॉपर्टीज़ पर, और इनका सोर्स नहीं बताया कि ये पैसे कहाँ से आए। काजी फायज़ ईसा और सरीना ईसा का एक जॉइंट फॉरेन करेंसी अकाउंट है MCB बैंक में, जो दौरान तफ्तीश सरीना ईसा ने नहीं बताया। ये तो FBI ने FIA की मदद से जब इन्वेस्टिगेशन करवाई तो MCB बैंक ने खुद बताया इस अकाउंट के हवाले से। अगस्त 2009 में काजी फायज़ ईसा डायरेक्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुंतखब हुए थे। उनकी वैसे अपॉइंटमेंट तो उस वक्त जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने की थी, लेकिन कहते हैं कि इसमें नवाज शरीफ का बहुत बड़ा रोल था। खैर, नवाज शरीफ और जस्टिस काजी फायज़ ईसा इन दोनों के दरमियान क्या लेन देन है और क्या ताल्लुक़ है, इस पर तो मज़ीद बात किसी और वीडियो में करेंगे। जब जस्टिस काजी फायज़ ईसा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने तो उस वक्त उनके एक्स बिजनेस पार्टनर ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा के 1,25,000 पाउंड्स सरीना ईसा के बैंक अकाउंट में जमा करवाए, उसी स्टैंडर्ड चार्टर बैंक अकाउंट में जिसके ज़रिए सरीना ईसा पाकिस्तान से इंग्लैंड पैसे ट्रांसफ़र करती थी। काजी फायज़ ईसा अपनी बेगम सरीना ईसा के इस स्टैंडर्ड चार्टर बैंक अकाउंट को डील कर सकते थे, इसमें पैसे जमा करवा सकते थे, उसमें से पैसे निकलवा सकते थे, बल्कि किसी दूसरे बंदे को पैसे ट्रांसफ़र भी कर सकते थे। तो काजी फायज़ ईसा ये कैसे कह सकते थे कि उन्होंने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने के लिए पैसे नहीं दिए, या उस बैंक अकाउंट से भी उनका कोई लेना देना नहीं है जिसके ज़रिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई थी। और मैं आपको बताऊं सुहेल, ये खबर है, और मुझे उन वकीलों में 2 वकील जो काई साहब के थे, उन्होंने बताया कि जब काई साहब ने अपना डिफेंस बनाया उसमें, तो हमने कहा मेरिट में तो काई साहब फंस जाएंगे, तो वी शुड अटैक ISL। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सूरत हाल जो हमें बता रहे हैं ना कि उस वक्त क्या इनकी आइन तो 211 क्लियर था, मेरिट पे आप जवाब देते हैं उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और FBI की इन्वेस्टिगेशन का इंक्वायरी का एक और क्रक्स, जब उन्होंने सरीना ईसा से पूछा कि आपने ये प्रॉपर्टीज़ 2003 से लेकर 13 तक ख़रीदी हैं, लेकिन आपने डिक्लेयर नहीं की। ये बात हमें 2018 और 19 में आकर पता चल रही है कि आपकी लंदन में 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदे हुए तो इतने साल गुजर चुके हैं, तो आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? प्रॉपर्टीज़ क्यों छुपा कर रखी हुई थी? इस सवाल के जवाब में सरीना ईसा ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ़िक्रा बोला। उन्होंने कहा कि वो नेचुरल जस्टिस के प्रोसेस में बिलीव करती हैं, और नेचुरल जस्टिस का प्रोसेस ये है कि FBI के किसी भी सवाल का जवाब ना दिया जाए। अब मुमकिन है शायद आप भी बता सकते हो कि ये नेचुरल जस्टिस का प्रोसेस क्या होता है, जो कि काजी फायज़ ईसा की बेगम सरीना ईसा फॉलो कर रही थी। दूसरी तरफ इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसी बात पता लगी जो कि सरीना ईसा से बिलोंग करती थी और वो ज़्यादा क्रिमिनल नेचर की थी। सरीना ईसा के पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है जिसे CNIC कहते हैं, लेकिन FIA और डिफरेंट दूसरे इदारों की इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि सरीना ईसा के पास स्पेन की नेशनलिटी भी है, और उनके पास एक स्पेनिश पासपोर्ट है जिसके ऊपर उनका नाम ज़रीना मोंटेसराट खोसा लिखा हुआ है।
और ये एक टोटली डिफरेंट नाम है सरीना ईसा से। तो सवाल ये था कि एक ही इंसान के दो मुख्तलिफ नामों से आइडेंटिटी कार्ड कैसे बनवाएंगे और क्यों बनवाएंगे, क्योंकि ये तो सीधी सीधी क्रिमिनलिटी है। और उसके बाद अगला सवाल ये था कि पाकिस्तान की दुनिया के दूसरे मुख्तलिफ ममालिक के साथ ड्यूल सिटीजनशिप का लॉ तो है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फॉर एग्जांपल यूके वगैरह आते हैं, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पाकिस्तानी पासपोर्ट और CNIC भी रख सकते हैं और उसके बाद अमेरिका का या ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट भी ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का स्पेन के साथ ड्यूल सिटीजनशिप का कोई भी लॉ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये था कि अगर कोई पाकिस्तानी स्पेन की सिटीजनशिप लेता है, स्पेन का पासपोर्ट बनवाता है, तो उसे अपनी पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़नी पड़ती है। वो पाकिस्तान का POC, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड तो बनवा सकता है, लेकिन वो CNIC नहीं ले सकता। तो सरीना ईसा ने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड कैसे बनवाया? और अगर किसी कानून के तहत उनके पास पाकिस्तान का CNIC भी है, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी है, तो फिर उनको अपने स्पेनिश पासपोर्ट पर पाकिस्तानी वीज़ा लगवाने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि फिर तो वो अगर उन्हें पाकिस्तान विजिट करना है तो वो अपना CNIC कार्ड दिखाकर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो सकती हैं। उनको पाकिस्तानी वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है अगर उनके पास CNIC कार्ड है। यहाँ पर अच्छे खासे हैरान कर देने वाले सवाल सामने आ रहे थे और एक क्रिमिनल नेचर की सिचुएशन बनी हुई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि असल में काजी फायज ईसा की बेगम सरीना ईसा गेम क्या कर रही थी। वो जब पाकिस्तान में मौजूद होती थी तो वो अपना पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड CNIC इस्तेमाल करती थी, जिसके ऊपर उनका नाम सरीना ईसा लिखा हुआ है। टैक्स डिक्लेरेशंस के लिए, बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए या और भी किसी काम के लिए वो पाकिस्तान में अपना पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करती थी। और पाकिस्तान में उन्होंने कभी भी नहीं बताया था कि उनके पास स्पेनिश नेशनलिटी मौजूद है और उसके ऊपर उनका नाम जरीना मोंटेसराट खोसो लिखा हुआ है, जो कि एक टोटली दूसरा नाम है। सरीना ईसा ने अपने हस्बैंड काजी फायज ईसा के साथ 39 टाइम्स इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर सफ़र किया। तो काजी फायज ईसा चूँकि सुप्रीम कोर्ट के जज थे तो उनको एयरपोर्ट के ऊपर सरकारी प्रोटोकॉल मिलता था। तो एयरपोर्ट पर मौजूद FIA के इंस्पेक्टर की क्या मजाल कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज के डॉक्यूमेंट्स चेक करे या उनके साथ मौजूद किसी भी लेडी के डॉक्यूमेंट्स चेक करे। वहाँ पर तो चेकिंग आप जैसे और मेरे जैसे आम लोगों के लिए होती है जो लाइन में धक्के खाकर अपनी शनाख्त करवा रहे होते हैं। और जब सरीना ईसा पाकिस्तान से बाहर होती थी तो वो पाकिस्तानी नेशनलिटी सरीना ईसा छुपाती थी और अपनी स्पेनिश आइडेंटिटी इस्तेमाल करती थी। बल्कि जो उन्होंने लंदन में प्रॉपर्टीज़ भी खरीदी वो भी स्पेनिश आइडेंटिटी दिखाकर जरीना मोंटेसराट खोसो के नाम पर खरीदी। और पाकिस्तान से सरीना ईसा लंदन में मौजूद जरीना मोंटेसराट खोसो को भी पैसे ट्रांसफ़र करती थी, यानी कि खुद को ही पैसे ट्रांसफ़र करती थी। और उस वक्त पाकिस्तान में किसी FIA, किसी स्टेट बैंक ने नहीं पूछा कि ये सरीना कौन है और जरीना कौन है और ये पैसे क्यों ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। अब आप इस चीज़ पे थोड़ा खुद गौर करें कि काजी फायज ईसा की बेगम का नाम सरीना ईसा है नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक, और जरीना मोंटेसराट खोसो टोटली एक दूसरा नाम है, अलग नाम है। इस नाम के बंदे का या इंसान का काजी फायज ईसा के साथ क्या ताल्लुक़ है या कोई ताल्लुक़ हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, यहाँ तक तो इदारों की सोच नहीं जाती थी। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं और घुमा देने वाली हैं। मिसाल के तौर पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और मुश्किल मरहला सामने आया कि जरीना मोंटेसराट खोसरो अपने स्पेनिश पासपोर्ट पर पाकिस्तान का वीज़ा भी लगवा रही थी और काजी फायज ईसा अपने जज होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अपने ऑफिस प्रोटोकॉल के बंदे को भिजवा कर जरीना मोंटेसराट खोसो के पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगवाया करते थे। और उन्होंने भी कभी नहीं बताया कि उनकी बेगम के पास 2 डिफरेंट नामों के आइडेंटिटी कार्ड्स हैं। ये तो काजी फायज ईसा और उनकी बेगम पर डायरेक्ट एक क्रिमिनल केस बनता था। खैर 18 सितंबर 2020 को FBI ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 160 पेजेस की तफसीली रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाई। वहीं एक बार फिर काजी फायज ईसा और उनकी बेगम सरीना ईसा रिव्यू पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि FBI ने उनकी बात मुकम्मल नहीं सुनी वगैरह वगैरह, ये उनके खिलाफ केस मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने वो रिपोर्ट मंगवाई और उसमें से सवाल पूछे तो सरीना ईसा का कहना था कि अब FBI भी मान रहा है कि सरीना ईसा ने तकरीबन 7.5 लाख पाउंड पाकिस्तान से इंग्लैंड ट्रांसफ़र किए हैं प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने के लिए, तो ये बात FBI की रिपोर्ट में से मान ली जाए। बाकी सारी की सारी रिपोर्ट मैं FBI की रिजेक्ट करती हूँ और मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानती। एक मौके पर सरीना ईसा ने कोर्ट के अंदर ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी FBI को इन्वेस्टिगेशन के लिए हुक्म नहीं दे सकते, ये इलीगल है। और इस बात का जिक्र सरीना ईसा ने एक प्राइवेट इंटरव्यू के दौरान भी किया जो उन्होंने अपने पसंदीदा चहेते साफियों को दिया था। FBI किसी की भी आमदनी या जायदाद के मुतालिक तहकीक कर सकता है, लेकिन ये इख्तियार सिर्फ FBI के पास है।
सदर ऐसा नहीं कर सकते, वजीर आजम ऐसा नहीं कर सकते और बसत एहतराम सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इसका इख्तियार नहीं रखते। अब आप खुद सोच कर देखें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी अगर FBI या FIA को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दे सकते तो फिर पाकिस्तान में और कौन दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने सरीना ईसा से इख्तलाफ किया और मज़ीद सवाल जवाब होते रहे। आखिरकार सरीना ईसा ने फाइनल जवाब दिया कि अगर आप सभी जजेस मेरी और मेरे ख़ानदान की प्रॉपर्टीज़ पे इतनी गहरी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं तो आप लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ की इन्वेस्टिगेशन कब करवाएंगे और वो कब बताएंगे कौम को। लेकिन अक़लियती फैसला लिखने वाले इज्जत माब चीफ जस्टिस और फाजिल जस्टिस मुनीब अख्तर, सज्जाद अली शाह और काजी अमीन की जानिब से इनके और इनके अहले खाना के असासों की तफसीलात ज़ाहिर किए जाने का मैं अब भी इंतज़ार कर रही हूँ। और दूसरी तरफ से काजी फायज़ ईसा भी बार बार कोशिश कर रहे थे, सवालों के जवाब इस तरीके से दे रहे थे कि किसी तरीके से ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन रुक जाए, ये सारे का सारा केस ख़त्म हो जाए। और वो मौक़िफ़ बना रहे थे कि ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इस वजह से हो रही है कि इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड के ख़िलाफ़ उन्होंने एक फ़ैसला दिया था तो ये केस ख़त्म होना चाहिए। हमने कहा मेरिट में तो कई साहब भाग जाएंगे तो वी शुड अटैक यहाँ पर एक चीज़ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब 2019 में काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस आया था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल और उसके अलावा और बहुत सारे सीनियर लॉयर्स ने काजी फायज़ ईसा का साथ दिया था और इसके अलावा बहुत सारे नाम नहाद सहाफ़ी भी काजी फायज़ ईसा के साथ खड़े थे। ये सभी लोग केस के फैक्ट्स को इग्नोर करके इमरान खान के ख़िलाफ़ बार बार बयान देते थे, बल्कि क्रिटिसाइज़ करते थे कि क्यों इमरान खान ने ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया है काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस ने अप्रैल 2021 में काजी फायज़ ईसा को इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया और काजी फायज़ ईसा की फैमिली के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सितंबर 2023 में जस्टिस काजी फायज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और तब से लेकर आज तक जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करवाई हैं और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से मलिशियस नेचर के उन्होंने डिसीजंस किए हैं, फैसले किए हैं, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को इंसाफ से महरूम किया है। आज 2024 में उनमें से कई सहाफ़ी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 2019 में इमरान खान का सदारती रेफरेंस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ बिल्कुल सही, बल्कि बहुत सारे लॉयर्स तो पछता रहे हैं कि क्यों उन्होंने 2019-2020 में काजी फायज़ ईसा का साथ दिया था। एक काजी जो काजी कहलाने के काबिल नहीं है, शर्मनाक बात है वो अपने आप को काजी कहता है। मैं अपना भी गुलाम मानता हूँ, मैंने उसका पूरा साथ दिया। उस वक्त मेरा ये ख्याल था कि ये इंडिपेंडेंट जज है, ये अपराइट जज है। मैंने अपनी पार्टी को डिफाइन किया, मैंने इमरान खान से लड़ाई लड़ा कि नहीं ये गलत कर रहे हो, रेफरेंस भेज लेकर आएगा जज के पास। लेकिन मुझे खुदा नहीं मालूम था कि कल को ये किस तरह दिखेगा, किस तरह से तबाह होगा, ये मुल्क को तबाह करने की कोशिश करेगा, ये अदलिया को तबाह करेगा अंदर से। बाय रूल 25 अक्टूबर 2024 को जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिटायर होना है, लेकिन वो अपनी एक्सटेंशन के चक्रों में पाकिस्तान की मलिशियस एंड करप्ट पॉलिटिकल माफिया के हाथों खेल रहे हैं। पाकिस्तान की तकदीर पर आज अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा काजी, जिसका वैसे तो असली नाम भी काजी है, लेकिन वो बराए नाम भी अदल व इंसाफ नहीं कर रहा और अपनी ज़ाती मुफाद में सब कुछ तबाह कर रहा है। चंद साल की मजीद नौकरी हासिल करने के लिए वो पाकिस्तान में लाकानूनियत का हिस्सा बन रहे हैं और जिसकी वजह से सारे इदारे मजीद तबाह हो जाएंगे। आखिर में मेरा सवाल आप सब पाकिस्तानियों से है कि क्या 2021 में सुप्रीम कोर्ट का काजी फायज़ ईसा के मुतालिक फैसला ठीक था? और अगर मजीद ऐसे जजेस मौजूद हैं कि जिनकी अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं और इस बात को जवाज़ बनाकर दूसरे जजेस उनको ब्लैकमेल करते हैं, तो क्या सभी की इन्वेस्टिगेशंस नहीं होनी चाहिए? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।